अगर कोई छोटा मोटा काम है, एक ही जॉब बनाना है, तब हम हैंड स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मास प्रोडक्शन और हाई प्रिसीजन का कोई काम करना होता है तब हम लैपिंग पे जाते हैं, हाथ से काम नहीं करते, फिर हम मशीनों से काम करते हैं। असेंबली का मतलब हम क्या समझते हैं? असेंबली क्या है? पार्ट्स को जोड़ना आपस में ना। जब हम पार्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चर हुए, मतलब जैसे साइकिल है, साइकिल का हैंडल कहीं बना, उसका फ्रेम कहीं बना, टायर कहीं बने, रिम कहीं बना, फिर जब एक सेक्शन ऐसा आता होगा फैक्ट्री में जहाँ पर इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे जोड़ा जाएगा, किसी को नट बोल्ट से, किसी को ठोक के, किसी को कस के, किसी को वेल्डिंग से, हर चीज़ को आपस में जोड़ा जाएगा जैसा भी डिज़ाइन में होगा। उसको हम कहते हैं असेंबली करना। अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक पूरा जॉब बना देना, हम उसको असेंबल कहते हैं, असेंबली कहते हैं। तो जब हम असेंबली करते हैं तो दो पार्ट्स को जोड़ा जाएगा। अब जब दो पार्ट्स को जोड़ा जाएगा तो ऐसा कई बार होता है कि हमारे पास सरफेसेस आए, बियरिंग सरफेसेस, मतलब एक सतह के ऊपर दूसरी सतह बैठेगी, एक पार्ट की सतह दूसरे पार्ट की सतह पे बैठेगी। ये जो दो सतह बैठ रही हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए। इस बात को तो समझेंगे ना आप? अगर कांटेक्ट में नहीं हुई तो जहाँ पर वो टच हो रही होंगी, सारा का सारा लोड उसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो हमारी सतह भी खराब हो जाएगी और हो सकता है लीकेज वीकेज या वाइब्रेशन वगैरह शुरू हो जाएं। ये बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझो आप। अच्छा, आपको ये पता होगा प्रेशर कह लो, स्ट्रेस कह लो या थ्रस्ट कह लो, सबका फॉर्मूला यही होता है। अलग अलग समय पे इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये सब पता है आपको। बल को अगर आप क्षेत्रफल से भाग कर दें, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, उसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, प्रेशर भी कहते हैं, थ्रस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एरिया छोटा होता चला गया तो उतने ही बल पे ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपने एरिया को कम कर दिया तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा समझो जैसे आप कितनी देर तक खड़े हो सकते हो, ये बताओ। अच्छा, एक पिक्चर देखने गए होंगे आप, पिक्चर देखने 3 घंटे की पिक्चर आप खड़े होकर देख सकते हो क्या? थक जाओगे ना? बैठ के देख सकते हो, पर क्या आप 8 घंटे बैठ सकते हो लगातार? पर 8 घंटे लेट के सो सकते हो ना? ये हो क्या रहा है? जब हम खड़े हैं तो पूरी बॉडी का फोर्स, जो ग्रेविटी हमें खींच रही है, मतलब वेट, वो हमारे पैरों के तलवे पे आ रहा है। उसका एरिया बहुत बड़ा नहीं है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस होता है हमारे पैरों पे। हम लगातार 3 घंटे नहीं खड़े हो सकते। तो जब हम बैठते हैं तो ये एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, जबकि हमारा वजन उतना ही रहा। हमारा वजन तो उतना ही है ना, चाहे खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, आपका वजन तो उतना ही रहेगा ना। लेकिन वो पूरा वजन ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब हमारे पूरे थाइज के एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 3 घंटे बैठने में हमें कोई मतलब ऐसे कठिनाई नहीं होती है। और लेटते हुए हमारा पूरा बॉडी का वेट जो है और भी ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जैसे जैसे हम इस एरिया को कम करते चले जाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो सारा का सारा लोड उसी पॉइंट पे आ जाता है या कम एरिया पे आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब सोचो, अगर दो सतह आपस में हमें बिठानी थी असेंबली करते हुए, और इन सतहों में कुछ इर्रेगुलरिटीज हैं, मशीनिंग करने के बाद या मशीनिंग करने से पहले इर्रेगुलरिटीज हैं, तो आप इस बात को समझेंगे कि नीचे वाली प्लेट का हाई पॉइंट ऊपर वाली प्लेट के हाई पॉइंट से अगर टच हो गया तो बाकी सारे जगह तो कांटेक्ट नहीं आया ना, सिर्फ पॉइंट पे कांटेक्ट आ गया। ये इर्रेगुलरिटीज आपको माइक्रोस्कोप में देखने पे दिखाई देगी, ऐसे आंखों से या छूने पे दिखाई नहीं देगी। हम उस तरीके की बात कर रहे हैं, पर है तो ना। अब धातु है, वो हल्का सा भी अगर ऊपर रह गया तो सारा का सारा लोड तो उस पर आ गया ना, जो बाहर रह गया पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है? हम आज उसी को डिस्कस करेंगे, मैचिंग सरफेसेस, मतलब इन दोनों सतहों को मैच ऐसा करना है कि ये एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टिक जाए, इनका एरिया एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाए। ठीक है? और इसको हम करना चाहेंगे स्क्रैपिंग के द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, अब इसका मतलब पहले तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे उदाहरण आपने देखे कहाँ होंगे। भाई ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तुमने कभी इंजन देखा है? इंजन तो सबने देखा होगा ना। इंजन का एक नीचे ब्लॉक होता है, इसके अंदर यहाँ सिलेंडर लाइनर, पिस्टन विस्टन सब होता है। एक ऊपर इंजन का हेड होता है, वहाँ पे सारी वाल्व वगैरह लगी रहती है। जहाँ पर ये इंजन का हेड और इंजन का ब्लॉक आपस में आके बैठेंगे, वो सतह एक दूसरे के साथ संपर्क में आने वाली है। हालांकि वहाँ पर हम पैकिंग डालते हैं, रबड़ की पैकिंग डालते हैं या एस्बेस्टस की पैकिंग डालते हैं, वो बात सही है, मैं समझ रहा हूँ। पर आप सोचो, अगर इसमें ये सतह दोनों बिल्कुल बराबर नहीं, मतलब फ्लैट नहीं होंगी, मैचिंग नहीं होंगी, तो भी जो बीच में पैकिंग डाली है उस पर वो हाई पॉइंट उसको ख़राब नहीं कर देंगे, उस पैकिंग को? वहाँ से लीकेज शुरू नहीं हो जाएगी? ये तो पूरे का पूरा एक फेस जो है, उस फेस पे ऐसे बैठना है, नीचे वाला भी बैठना है, और बीच में फिर हम नट बोल्ट से उसे बंद करने वाले हैं।
ऐसे ही बॉयलर के जो डिश एंड लगे रहते हैं उसमें भी पैकिंग जरूर लगाते हैं, वो तो सीलिंग करने के लिए लगाते हैं, लीकेज को रोकने के लिए लगाते हैं, लेकिन दोनों सतहों को हमें मैच करना पड़ता है, चाहिए। वही हम आज समझने वाले हैं। असेंबली में ऐसा बहुत जगह आता है, एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर रखा, नट बोल्ट से जोड़ दिया। अब जब ये रखा और इनको नट बोल्ट से कसा तो इन दोनों की सतह आपस में मैच करनी चाहिए, इवनली मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अंदर कोई हाई पॉइंट्स हो 15-20 और सारा लोड उन पे ही आ रहा हो। ये तो समझ में आ गया तुम्हें। मैचिंग मतलब हमें मैच करना है। सरफेसेस मतलब सतहों को मैच करना है ताकि एक दूसरे के ऊपर संपर्क में आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ गई। स्क्रैपिंग किसको कहते हैं? स्क्रैपिंग मतलब हम सतह के ऊपर से कुछ मटेरियल हटा रहे हैं, जैसे रेती से काम करना या छेनी से काम करना या रेग माल से घिसना, इन सबको स्क्रैपिंग कहते हैं। आपने लकड़ी के काम करने वाले को एक रंदा चलाते हुए देखा है? रंदा, उस रंदे को इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। और अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मैं उसकी थोड़ी सी ड्राइंग बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ एक ब्लेड लगा रहता है और यहाँ पर एक हैंडल लगा रहता है, एक लकड़ी का ब्लॉक होता है ऐसा, ये ब्लेड अंदर रहता है और लकड़ी के काम करने वाले ऐसे करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो सतह को फ्लैट कर रहे हैं, उसके ऊपर से फालतू मटेरियल हटा रहे हैं। इस बात समझ में आ रही है? ये तो हाथ का रंदा है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक रंदा भी आता होगा, इलेक्ट्रिक प्लेन भी आती होगी जरूर, ठीक। तो ये जो ऑपरेशन वो लकड़ी का काम करने वाले कर रहे हैं ये भी स्क्रैपिंग ही है। अब ये स्क्रैपर जो है, जो उनका लकड़ी के काम करने वालों का है, फर्नीचर वालों का, ये हमारे मेटल को तो नहीं काट सकता। तो हमारे मेटल को काटने वाला जो स्क्रैपर है, जो इसका ब्लेड है, वो हार्डन्ड स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का या एलॉय स्टील का बना होता है, ताकि वो मेटल को काट दे। वो इतना हार्ड होगा कि मेटल को भी काट देगा। वो देखने में, आपने लकड़ी वालों के पास भी इस तरह की शेप की चीज़ें देखी होंगी, उसमें एक हैंडल लगा होगा ऐसा, यहाँ पर फेरूल लगी होगी जैसे रेती में लगी रहती है, और नीचे आपको कुछ इस शेप का एक ब्लेड दिखाई देगा। ऐसा आपको लकड़ी वालों के पास भी जरूर दिखाई दिया होगा। तो इसको हम कहते हैं हैंड स्क्रैपर। क्या कहते हैं भाई? हैंड स्क्रैपर। ये क्या करेगा? जहां पर भी आपके हाई पॉइंट्स होंगे, जो उभरे हुए पॉइंट्स हैं, उनको ये छील देगा और सतह को फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि आम तौर पर हाई प्रिसीजन कामों में, जहां पर आपको, जैसे मैं इंजन ब्लॉक की आपको बात बताई, इंजन ब्लॉक को हम इन चीज़ों से नहीं करते हैं। उस पर लैपिंग वाला ऑपरेशन आएगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मतलब प्रिसाइज ऑपरेशन करते हैं ताकि सतह आपको बिल्कुल सपाट मिल जाए और एक समान मिल जाए, मतलब उसमें कोई भी हाई पॉइंट्स ना हो, इरेगुलरिटीज ना हो, वेवीनेस ना हो उसके सतह के ऊपर। मशीन करने के बाद भी ये रहती है बेटा, मशीन करने के बाद भी रहती हैं। आप पूछो क्यों रहती हैं? भाई ये तो पूछना पड़ेगा ना आपको, क्यों रहती हैं? जब मशीन कर दिया फिर तो पूरी सतह एक बार के कट में निकल जानी चाहिए ना सारी। मेरे भाई, जब कट लगता है तो फोर्स लगती होगी ना, मतलब इतनी फोर्स लग रही है कि वो धातु को काट रहा है। तो आप ऐसा समझो कि धातु हल्का सा पीछे नहीं होगा। फिर आपने अभी यहाँ से टूल लगाना शुरू करा, थोड़ी दूर टूल चलने के बाद घिसेगा नहीं वो टूल, बार बार उसकी धार लगानी पड़ती है ना। तो टूल घिस के पीछे नहीं आ रहा होगा, आपने मशीन तो आगे नहीं करी ना। तो थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज मशीनिंग के बाद भी आती है आमतौर पर। अगर कोई छोटा मोटा काम है, एक ही जॉब बनाना है, तब हम हैंड स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मास प्रोडक्शन और हाई प्रिसीजन का कोई काम करना होता है तब हम लैपिंग पे जाते हैं, हाथ से काम नहीं करते, फिर हम मशीनों से काम करते हैं। ये तब के लिए सिखाया जा रहा है आपको, अगर कोई छोटा मोटा सस्ता काम है और एक ही काम है तब हम हाथ से भी करते हैं, ठीक, ओके। अब इसको करते कहते हैं, ऐसे नहीं करते। मतलब सबसे पहले तो ये पता लगना पड़ेगा ना कि छीलना क्या है। भाई मशीन हो के आपकी दोनों सरफेस आ गई, अब आपको ये भी तो देखना पड़ेगा छीलना कहाँ से और कितना छीलना है। ये समझ में आ रही है आपको बात? तब हम क्या करते हैं, एक सतह पे, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट की सतह है, ठीक है, इस पे हम एक डाई लगाते हैं इस सतह पे, और दूसरी प्लेट की सतह जो है वो इसके नीचे वाली होगी। मतलब आप ये समझ के चलें कि नीचे वाली सतह इस सतह के ऊपर आनी है और हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में हाई पॉइंट्स कहाँ हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक डाई लगाएंगे। डाई मतलब पेंट, डाई मतलब पेंट। आमतौर पर जो यूज़ किया जाता है वो ये नाम है उसका, पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू वो डाई है जिसको हम ब्रश से या हाथ से या कैसे भी हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर पूरा, और उसके बाद इसको इस प्लेट के ऊपर रखेंगे। तो ये मान लीजिए ये प्लेट आपकी, ये रख दी मैंने इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? ऐसे रख दी और इसके ऊपर फोर्स लगाते हुए, मतलब उसको दबा के ऐसे ऐसे चलाएंगे, ठीक। अब चलाने के बाद अच्छी तरह इसको कई बार ऐसे घुमाने के बाद इन दोनों प्लेटों को अलग कर देंगे। ऊपर की प्लेट पे जहां जहां आपका नीले रंग का निशान आया है, आप ये समझ लीजिए कि वो हाई पॉइंट है।
आपको सिर्फ वहीं से थोड़ा सा छीलना है, थोड़ा थोड़ा छीलना है। हम इसको छीलते रहते हैं, बार बार पेंट लगाते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं कि अब कहाँ से ऊपर रह गया। तो जब तक 80% से ज़्यादा, मतलब मैं इस वैसे तो ये 100% होना चाहिए, लेकिन 100% कभी अचीव होता नहीं, हाथ से तो कभी भी नहीं होगा, हाथ से तो कभी भी नहीं होगा 100% अचीव। अगर 80% से ज़्यादा एरिया नीला हो गया तो समझ लो कि सारे के सारे उस पर टच हो गया ना आपका पूरा। अगर थोड़ी थोड़ी जगह टच हो रहा है तो वो समझ लो वो हाई पॉइंट्स हैं जो रोक रहे हैं बाकी सतह को ऊपर रख रखा है उसने। उसको छीलोगे तो बाकी सतह नीचे आ जाएगी ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्षेत्रफल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, उसको हम कहते हैं बियरिंग एरिया। क्या कहेंगे भाई उसको? बियरिंग एरिया। बियरिंग का मतलब होता है जो लोड को सहन कर रहा हो, उस क्षेत्रफल को हमें बढ़ाना है। जब दोनों असेंबली कर रहे हैं, हम पार्ट्स, दो पार्ट्स को असेंबली कर रहे हैं, तो जो कांटेक्ट में सरफेस आ रही है वो सतह पूरी की पूरी कांटेक्ट में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 3-4 पॉइंट पे टिकी हुई हो या 10-15 पॉइंट पे टिकी हुई हो। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम कहेंगे बियरिंग सरफेस को इंक्रीज करना है। हैंड से अगर आप स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो 80% से ज़्यादा सतह पे नीले रंग का निशान लग जाना चाहिए। बस इसको क्या कहते हैं हम? मैचिंग सरफेसेस बाय स्क्रैपिंग। क्या करते हैं? एक सतह पे पर्शियन ब्लू लगाते हैं, दूसरी सतह उसके ऊपर बिठाते हैं, थोड़ा सा रगड़ते हैं फोर्स लगाने के बाद, और देखते हैं कितनी जगह नीला आया है। अगर नीला कम जगह आया है तो उसको स्क्रैप करके उस सतह को बढ़ाना पड़ता है। जब लगता है ज़्यादातर सतह एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गई तब हम उसको पास कर देते हैं। ठीक है, ये कई बार में किया जाता है। हर बार फिर वो नीला साफ करा जाएगा, फिर नीला लगाया जाएगा, फिर उसको रगड़ा जाएगा, फिर देखा जाएगा, फिर स्क्रैपिंग करी जाएगी साफ करके, ऐसे करते रहते हैं हम। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हम इस स्क्रैपर को ही इस्तेमाल करें। कहाँ गया वो स्क्रैपर? हम इस स्क्रैपर का ही इस्तेमाल करें ऐसा जरूरी नहीं है। आपने ऐसा जूते बनाने वालों के पास भी देखा होगा, वही है, वो चमड़े को छीलते हैं उससे, उसको स्क्रैपर कहते हैं, हैंड स्क्रैपर। हम रेती को भी इस्तेमाल कर देते हैं भाई। जहाँ जहाँ नीला पॉइंट आया है आपका, तो आप रेती अगर चला सकते हैं तो रेती चला सकते हैं, रेती को चला सकते हैं। लेकिन अगर वो सतह बड़ी है और रेती बीच में चलानी पड़ रही है तो नहीं चलेगी। तब हम रेगमाल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो सैंड पेपर होता है ना, सैंड पेपर, उसका भी प्रयोग करते हैं। हमें तो किसी तरीके से उसको घिस के नीचे करना है और दोबारा ये देखना है कि सतह हमारी कॉन्टैक्ट में सारी आ गई या नहीं आ गई। ये बात समझ में आ रही है? बस इतना सा ये टॉपिक है। आपको इसलिए ये समझाना जरूरी था क्योंकि असेंबली में हम ये बहुत करते हैं, सरफेस को मैच बहुत करते हैं। उसके बाद भी अगर लीकेज भी रोकनी है तो पैकिंग लगाते हैं हम हमेशा, रबड़ की या एस्बेस्टस की पैकिंग लगाते हैं उसको, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। पर अगर पैकिंग नहीं लगनी है उसके बाद भी हम ये चाह रहे हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूटेड रहे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे, तो हमें सरफेस को मैच करना पड़ता है। उसका ये तरीका है। बस आज इतना ही बड़ा टॉपिक है। कोई सवाल आपका? फिर भी आप अपने दिमाग लगाएं कि इसके, देखो ना, मैंने आज तक ये देखा कि इस तरीके का कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मेरे अनुभव में ऐसा नहीं है। पर आप अपना दिमाग लगाएं कि हम इस प्रैक्टिकल को कैसे करना चाह रहे हैं। आपको जो मटेरियल चाहिए हम आपको लाके उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और आप उस प्रैक्टिकल को करके देख लें। छोटी छोटी 2 प्लेट लें, उसको मशीन करवा लें, लेथ मशीन पे, उस पर डाई लगा के देखें, रगड़ के देखें कि वो पूरा 80% आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनिंग होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी सतह मैच कर जाए। फिर जहाँ जहाँ नीला नीला है वो इसका मतलब वो ऊपर रहेगा, तभी तो दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए, बाकी सारा चीज़ पीछे है, उनको घिसना पड़ेगा ताकि पीछे वाली चीज़ भी समतल होकर उसके साथ मिल जाए। बस इतना सा खेल है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहाँ पर रोक दें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।